नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लिटरेरी थिंग्स पर। तो आज हम जोसेफ एडिसन के एक बहुत ही मशहूर निबंध संडे इन द कंट्री को समझने वाले हैं। ये निबंध ना द स्पेक्टेटर में छपा था, जो 18वीं सदी का एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पब्लिकेशन था। तो चलिए आज देखते हैं कि 18वीं सदी के एक मामूली से रविवार में आखिर इतनी गहरी सामाजिक बातें कैसे छिपी हो सकती हैं। कल ऑफिस में वो प्रेजेंटेशन देनी है जिसकी तैयारी अभी बाकी है। पता है, थोड़ा समय निकालकर आज रात को ही उसे पूरा करना पड़ेगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई एडिसन के लिए इतवार यानी संडे इतना मैटर क्यों करता था। इसके बाद हम कहानी के मेन कैरेक्टर सर रॉजर से मिलेंगे और देखेंगे कि उनके जो थोड़े अजीबोगरीब काम है ना, वो असल में एक बड़े मकसद को कैसे पूरा करते हैं। और फिर आखिर में इन सारी बातों को जोड़कर एडिसन के सोशल कमेंट्री की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एडिसन की नज़र में संडे, आप समझे, सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं था, नहीं, बल्कि ये तो गांव देहात को सिविलाइज करने का, मतलब सभ्य बनाने का एक जरिया था। पर सवाल ये है कि आखिर कैसे। एडिसन का जो पूरा आर्ग्यूमेंट है ना, वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। उनका मानना था कि संडे को चर्च में लोगों का जमा होना मैनकाइंड को पॉलिश और सिविलाइज करने का सबसे बेस्ट मेथड था। मतलब ये सिर्फ कोई पूजा पाठ की बात नहीं थी, ये एक पावरफुल सोशल टूल था, लोगों को एक साथ लाने का, उन्हें अच्छा बिहेवियर सिखाने का और एक असली कम्युनिटी बनाने का। अब जरा इस स्लाइड पर जो कॉन्ट्रास्ट है वो देखिए। एक तरफ संडे के बिना वाली लाइफ, एकदम कियोटिक, जिसे वो कहते हैं सैवेजेस एंड बार्बेरियंस, यानी जंगली और बर्बर जैसी। और दूसरी तरफ संडे के असर से लोग अपने सबसे साफ सुथरे कपड़ों में और अच्छे से तैयार होके एक दूसरे से मिलते हैं। एडिसन कहते हैं ये संडे ही है जो पूरे हफ्ते की जंग को साफ करता है। क्या बात है। तो अब एडिसन अपने इस आइडिया को एक कैरेक्टर के जरिए हमारे सामने लाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो सर रॉजर दी कवरली से। ये इस सिविलाइजिंग इफेक्ट का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। देखिए, सर रॉजर सिर्फ एक लैंडलॉर्ड नहीं है, वो अपने पैरिश के गार्डियन है। पैरिश मतलब उनके चर्च के अंडर जो पूरा इलाका आता है वो। और एक अच्छे चर्चमैन होने के नाते वो अपने इलाके के लोगों की स्पिरिचुअल और सोशल, मतलब आध्यात्मिक और सामाजिक, दोनों तरह की भलाई की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने ऊपर लेते हैं। पर सवाल यह है कि वो ये जिम्मेदारी निभाते कैसे हैं। उन्होंने सिर्फ पैसे देकर काम नहीं खत्म किया, नहीं, उन्होंने खुद पर्सनली चर्च को अपनी पसंद के टेक्स्ट से सजाया, कम्युनियन टेबल के चारों तरफ रेलिंग लगवाई और ये पक्का किया कि हर किसी के पास प्रार्थना के लिए एक हैसॉक, मतलब घुटने टेकने वाली गद्दी, और एक प्रेयर बुक हो। अरे इतना ही नहीं, उन्होंने भजन सिखाने के लिए एक सिंगिंग मास्टर भी हायर किया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, वर्शिप में यूनिफॉर्मिटी और डिसिप्लिन लाना। लेकिन सर रॉजर का डिसिप्लिन लागू करने का जो तरीका था ना, वो कह सकते हैं जरा हटके था। चलिए उनके कुछ ऐसे ही अजीब पर बहुत इफेक्टिव तरीकों पर एक नजर डालते हैं। अब सर रॉजर का सबसे मजेदार नियम सुनिए। चर्च में उनके अलावा कोई और सो नहीं सकता। जरा इमेजिन कीजिए, अगर सर्मन के बीच में उन्हें खुद झपकी आ गई तो उठते ही वो ये पक्का करते थे कि कोई और तो नहीं सो रहा। और अगर कोई सोता मिल गया तो वो या तो खुद उसे जगा देते थे या फिर अपने नौकरों को भेजकर उसकी नींद खराब करवा देते थे। कमाल है। और उनकी अजीब आदतें बस यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी तो जब सब लोग भजन गाकर चुप हो जाते थे, तब भी वो अकेले ही गाते रहते थे, या फिर एक ही प्रार्थना पर 3-4 बार जोर जोर से आमीन बोल देते थे। और सबसे अजीब बात, जब सब लोग प्रार्थना के लिए झुके होते थे, वो खड़े होकर पूरी कांग्रेगेशन को गिनते थे। अब सुनने में तो ये मजेदार लगता है, पर असल में ये सब सर्वेलेंस और कंट्रोल का एक बहुत ही चालाक तरीका था। और हाँ, वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करने से जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। सोचिए जरा, भरी सभा के सामने प्रार्थना के बीच में आपका लैंडलॉर्ड आपको डांट लगा दे। बेचारे जॉन मैथ्यूज के साथ बिल्कुल यही हुआ, जब सर रॉजर ने उसे सबके सामने चिल्लाकर कहा कि वो अपनी हरकतों पर ध्यान दे और कांग्रेगेशन को डिस्टर्ब न करे। पब्लिकली डांटना तो बस एक छोटी सी बात थी, सर रॉजर का कंट्रोल तो चर्च से बाहर निकलने के तरीके तक फैला हुआ था। और पता है, यहीं पर हमें उस जमाने का सोशल स्ट्रक्चर, जो सामाजिक ढांचा था, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है।
जरा इस पूरी प्रोसेस को समझिए। सरमन खत्म हुआ पर कोई अपनी जगह से हिलने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। सबसे पहले सर रॉजर उठेंगे और चर्च से बाहर जाएंगे। उनके सारे टेनेंट्स 2 लाइनों में खड़े होकर उन्हें झुककर सलाम करेंगे। और हाँ, अगर कोई मिसिंग है तो वो उसके घर वालों से उसके बारे में पूछेंगे। अब ये कोई मामूली पूछताछ नहीं है। सब जानते हैं कि ये एक सीक्रेट रिप्रिमैंड है, एक तरह की छुपी हुई डांट है जो पूरे गांव में आग की तरह फैल जाएगी। तो इन सारी अजीब आदतों और रिचुअल्स का आखिर मतलब क्या है? सर रॉजर का ये जो पूरा कैरेक्टर है, ये हमें 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी के बारे में क्या बताता है? चलिए, अब जरा द बिगर पिक्चर, मतलब इस बड़ी तस्वीर को समझते हैं। एडिसन का जो कंक्लूजन है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि सर रॉजर का बिहेवियर, जो हमें और आपको शायद थोड़ा ऑड लगे, उसका गांव पर बहुत अच्छा असर पड़ता था। अब आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि गांव वाले उन्हें एक समझदार और अच्छा इंसान मानते थे, और उनमें वो शहरी पोलाइटनेस नहीं थी कि वो सर रॉजर की इन आदतों को मजाक के तौर पर देखें। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए खड़ा हो जाता है, सर रॉजर असल में हैं कौन? क्या वो एक बेनेवलेंट लीडर हैं, एक अच्छे नेता जो सोशल ऑर्डर बनाए रखने के लिए सब कर रहे हैं, या फिर एक क्वर्की टायरेंट, एक सनकी तानाशाह जो अपने टेनेंट्स की लाइफ के हर छोटे बड़े पहलू को माइक्रो मैनेज करना चाहता है? एडिसन हमें इसी सवाल के साथ छोड़ देते हैं सोचने के लिए। ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर के और भी एनालिसिस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।